नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज की यह वीडियो उन सब भाइयों के लिए है जो आईआईबीएफ की तैयारी कर रहे हैं और हमारे चैनल की वीडियोज़ से उनका फ़ायदा हो रहा है। तो ये वीडियो उन सभी आईआईबीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति बैंक के ग्राहक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है और उसके खाते की जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध है और यहाँ पे जगह छूटी हुई है और इसलिए बैंकर को प्रकटीकरण यहाँ पे जगह छूटी हुई है। इफ एनी पर्सन डिड नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद ए बैंक कस्टमर solicits information on his account, the request from such a person is यहाँ पे जगह छूटी है एंड हेंस द बैंकर यहाँ पे मेक डिस्क्लोजर। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बैंक के ग्राहक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है और उसके खाते की जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध है। क्या अनुरोध है? और इसलिए बैंकर को प्रकटीकरण। तो यहाँ पे जो बीच में ऑप्शन देना है, ब्लैंक स्थान है, तो हमें यहाँ पर देना है कि अप्रासंगिक नहीं करना चाहिए। तो अनुरोध अप्रासंगिक है और बैंकर को प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए, यानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट शुड नॉट। ये पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन आपको देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये ऑप्शन पहला नंबर ही सिलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकिंग परिचालन के परिप्रेक्ष्य से खाते में आधार संख्या को जोड़ने या सीडिंग करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लाभ होता है? नंबर 1 कह रहा है सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सब्सिडी लाभ योजनाओं जैसे डीबीटी या डीबीटीएल या मनरेगा का लाभ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एपीबी, के जरिए सीधे बैंक खातों में जमा होता है, जिसे क्षरण या भ्रष्टाचार की रोकथाम होती है। नंबर 2 कह रहा है शाखा और बीसी नेटवर्क पर उपलब्ध केवाईसी प्रक्रिया के माध्यम से खाता खोलने में केवाईसी, यानी केवाईसी का ये हिंदी में कह रहा है फुल फॉर्म जो होता है अंग्रेजी में नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 3 कह रहा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जो यूआईडीआई होता है के डेटाबेस से ग्राहक के बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के आधार पर बीसी नेटवर्क के जरिए आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम एबीपीएस का उपयोग करते हुए बैंकिंग सेवाएं या लेन देन। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिल जाएगा, आप अंग्रेजी में भी इसका आंसर दे सकते हैं। अंग्रेजी में यही क्वेश्चन कहेगा कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस लिंकिंग या सीडिंग ऑफ आधार नंबर इन द अकाउंट फैसिलिटेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर बेनिफिट्स। नंबर 1 में कह रहा है क्रेडिट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सब्सिडी या बेनिफिट स्कीम सच एज डीबीटी या डीबीटीएल या मनरेगा डायरेक्टली इन बैंक अकाउंट थ्रू आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, thus preventing लीकेज या करप्शन। नंबर 2 कह रहा है यूज्ड एज केवाईसी नो योर कस्टमर इन अकाउंट ओपनिंग थ्रू ई केवाईसी प्रोसेस अवेलेबल एट ब्रांच एंड बीसी नेटवर्क। नंबर 3 कह रहा है बैंकिंग सर्विस या ट्रांजैक्शंस यूजिंग आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम एबीपीएस थ्रू बीसी नेटवर्क ऑन द basis of biometric authentication of the customer from UIDI database। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको यही सेलेक्ट करना है नंबर 4 का 1, 2 और 3। इसके सारे क्वेश्चन आपको क्या है, ये लाभ प्रदान करते हैं। ठीक है, बैंकिंग परिचालन के लिए आपको सभी क्वेश्चन एक साथ ले लेना है।
ज़्यादातर क्वेश्चन में 1, 2 और 3 क्वेश्चन अगर ऑप्शन आए तो ज़्यादातर वही आपको ऑप्शन चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बैंकों के लिए वित्तीय शिक्षा के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? Which one of the following statements is incorrect in terms of the importance of financial education for banks? तो जो बैंकों के लिए वित्तीय शिक्षा के संदर्भ में कथन है इनमें दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा कथन गलत है? उनमें से एक, अनजान ग्राहक ऋण उत्पादों से जुड़े जोखिमों को महसूस किए बिना अच्छी तरह पैक किए गए ऋण उत्पादों की ओर आकर्षित होता है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत है कि जो अनजान व्यक्ति होगा वो ऋण से जुड़े उत्पादों को के लिए वो क्या करता है, आकर्षित नहीं होता है। पहले उनको जानकारी लेनी पड़ती है, जानकार बनेगा बैंक के लिए तभी उसको ऋण प्राप्त होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपको नंबर 1 सिलेक्ट करना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डिजिटल बैंकिंग की एक विशेषता है? तो जो डिजिटल बैंकिंग है उसमें विशेषता कौन सी है? नंबर 1 में कह रहा है यह नई नवोन्मेषी तकनीकी और बैंकिंग उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य बैंक डिजिटल तकनीकों की ताकत का लाभ उठाना है। और नंबर 3 कहता है कि यह मानक ऑनलाइन या मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं को आबद्ध करता है। तो दोस्तों जो डिजिटल बैंकिंग है, डिजिटल बैंकिंग की विशेषता यही होती है कि जो ये वो मानक ऑनलाइन मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं को आबद्ध करता है। उसके बाद डिजिटल तकनीकों की ताकत का लाभ उठाना भी इसका एक उद्देश्य है और यह नई नवोन्मुखी तकनीकियों को और बैंकिंग के उपकरणों के उपयोग को संदर्भित करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के आपको 1, 2 और 3 वाला ऑप्शन चौथा नंबर ही सेलेक्ट करना है। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। पढ़ के जो भी समझ में आए हिंदी अंग्रेजी तो आप उसका ऑप्शन देखकर उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारोबार प्रतिनिधियों की नियुक्ति की प्रक्रिया में जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक द्वारा सामान्य निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाता है? Which one of the following is not a measure generally taken by a bank for mitigating risk in the process of engagement of business correspondent? जो कारोबार प्रतिनिधि होते हैं उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में जोखिम को जो कम करने के लिए वो कौन सा उपाय बैंक द्वारा नहीं किया जाता? तो दोस्तों जो कारोबार प्रतिनिधि होते हैं, जो बीसी होते हैं, उनको बैंक द्वारा सही काम के लिए सही व्यक्ति की पहचान करता है बैंक, तभी उसको काम मिलेगा। कारोबार प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण सक्षम प्रतिकार पैकेज भी मिलता है। 20,000 रुपये से अधिक नकदी धारण सीमा की शर्त भी रहती है। लेकिन कारोबार प्रतिनिधि के कार्यालय में या नकदी ले जाने के लिए मार्गस्थ बीमा सुरक्षा तो ये बैंक की तरफ से नहीं मिलता है कि वो चाहे जितने पैसे ले जाए, उसके लिए मार्गस्थ सुरक्षा बीमा बैंक प्रदान नहीं करता, उसको स्वयं से लेना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आपको चौथा ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कारोबार प्रतिनिधि के कार्यालय में या नकदी ले जाने के लिए मार्गस्थ बीमा सुरक्षा वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्राहक सेवा केंद्र, जिसको सीएसपी बोलते हैं, द्वारा जमा लेन देन निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम आवश्यक नहीं है? तो which one of the following steps is not required for carrying out a deposit transaction by a customer service point CSP? तो जो ग्राहक सेवा केंद्र है उनके द्वारा जमा लेन देन निष्पादित करने के लिए जो उनके द्वारा कदम उठाया जाता है वो कौन सा नहीं होता है? तो ग्राहक को स्मार्ट कार्ड सीएसपी में लाना होगा, ये कदम जो है आवश्यक नहीं होता है। सीएसपी संग्रह की राशि को टर्मिनल एप्लीकेशन प्रविष्ट करता है, ग्राहक का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाता है और जमा के प्रमाण के रूप में एक रसीद मुद्रित की जाती है। तो ये ऑप्शन तो ग्राहक सीएसपी द्वारा किए जाते हैं, लेकिन ये ग्राहक को स्मार्ट कार्ड सीएसपी में लाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आधार कार्ड से या नंबर से भी जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी कॉन्टैक्ट कार्ड युक्त
हैंड हेल्ड डिवाइस के कार्य करने के चरणों का सही क्रम है। नंबर 1 कह रहा है ग्राहक की वित्तीय लेन देन की पसंद के आधार पर एजेंट एप्लीकेशन में उपयुक्त विकल्प का चयन करता है। नंबर 2 कहता है एजेंट का मोबाइल एप्लीकेशन एक रसीद प्रिंट करता है जिस पर ग्राहक हस्ताक्षर करता है या अंगूठे का निशान लगाता है। और नंबर 3 कहता है एजेंट और ग्राहक को सत्यापित करने के बाद सर्वर लेन देन को ऑनलाइन सत्यापित संसाधित करता है। नंबर 4 कहता है कि जब ग्राहक लेन देन के विवरण से संतुष्ट हो जाता है तो वह लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए अपना अंगूठा फिंगर प्रिंट पर स्कैनर पर रखता है। तो इसमें जो कार्य करने का सही चरण है वो तो पहला तो होगा ही, फिर उसके बाद दूसरा होगा। पहला होगा एप्लीकेशन में उपयुक्त करेगा, फिर दूसरे में क्या करेगा, एजेंट का मोबाइल एप्लीकेशन है एक प्रिंट करता है, ये तो बाद का होगा। पहले तीसरा नंबर करेगा एजेंट और ग्राहक को सत्यापित करने के लिए सर्वर लेन देन को ऑनलाइन संसाधित करना, ये तीसरा कार्य होगा। फिर चौथा कार्य ये हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा कार्य होगा रसीद देने का, तो ये चौथा दूसरा कार्य हो जाएगा। तो इसलिए इस क्रम क्वेश्चन के सही क्रम होंगे पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन ए नंबर सेलेक्ट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कारोबार प्रतिनिधि बीसी और कारोबार सुलभकर्ता जिसको बीएफ को बोलते हैं की कार्य प्रणाली प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो कारोबार प्रतिनिधि बीसी या कारोबार सुलभकर्ता बीएफ होते हैं उनकी कार्य प्रणाली प्रौद्योगिकी पर आधारित उत्पादों के प्रति महत्वपूर्ण जो जोखिमों का सामना करती है उनके लिए कथन कौन सा सही नहीं है? तो उसके लिए कथन आपको गलत कथन चूज करना है, यही वाला कि प्रौद्योगिकी आधारित बैंकिंग उत्पादों में लेन देनों की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा है और यदि ऐसे उत्पादों में सम व्यवहार करने वाले बीसी एजेंट इन चिंताओं से भली भांति परिचित नहीं तो समस्या और बढ़ जाएगी। यही आपको गलत कथन में चूज करना है। इन टेक्नोलॉजी बेस्ड बैंकिंग प्रोडक्ट द सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस ए ब्रिज इशू एड इफ दीज कंसेप्ट्स आर not clearly known to the BCAs who such products the problem will aggravate। तो गलत में आपको दूसरे नंबर प्रौद्योगिकी वाला ही आपको चूज करना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि कारोबार प्रतिनिधि बीसी और कारोबार सुलभकर्ता बीएफ को प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों या समस्याओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सही नहीं है? बीसीज या बीएफ्स मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू आर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशू या प्रॉब्लम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज नॉट करेक्ट। इसमें भी कह रहा है कि सही पहलू कौन सा नहीं है। तो दोस्तों सही पहलू तो ये सारे होंगे। प्रणाली में संचार खराबी होने पर बीसी या बीएफ को कोई लेन देन संचारित या निष्पादित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अगर सर्वर की प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको ट्रांजैक्शन नहीं करना। प्रणाली के माध्यम से कोई लेन देन रसीद या पावती उत्पन्न जनरेट नहीं होने की स्थिति में बीसी बीएफ को लेन देन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। और अगला कह रहा है बीसी बीएफ के ग्राहकों से सीधे चेक जमा नहीं लेना चाहिए, ये भी सही। और कह रहा है बीसी या बीएफ ग्राहकों के पक्ष में किसी प्रकार की गारंटी देकर ग्राहकों से सीधे कुछ शुल्क ले सकता है, बिल्कुल नहीं। तो बीसी को कोई भी सेवा शुल्क नहीं लेनी है ग्राहकों से। इसलिए इस क्वेश्चन का जो पहलू नहीं है बीसी बीएफ के लिए वो यही होगा कि बीसी या बीएफ ग्राहकों के पक्ष में किसी प्रकार की गारंटी देकर ग्राहकों से सीधे कुछ शुल्क ले सकता है। ये पहलू बीएफ या बीसी के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन है कारोबार प्रतिनिधि बीसी कई बैंकिंग क्रियाकलाप करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू गलत कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? बिजनेस करेस्पॉन्डेंट्स एनेक्ट मेनी बैंकिंग एक्टिविटीज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो जो कारोबार प्रतिनिधि बीसी हैं वो तो कई बैंकिंग क्रियाकलाप करते हैं,
लेकिन उनके साथ जो काम करने का कथन नहीं गलत है वो क्या है, तो बैंक ग्राहकों को छोटे मूल्य के आहरण और छोटे मूल्य की जमा राशि के संग्रह की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल। सीडी खाते खोलना और बैंक ग्राहकों के ओवीडी यानी केवाईसी का अवधि प्रमाण करना, ये भी है। आधार अधिप्रमाणन के साथ बचत खाते खोलना और आवश्यक केवाईसी एमएस अनुपालन के लिए बैंक में दस्तावेज प्रस्तुत करना, ये भी है। लेकिन कह रहा है बैंक उधारकर्ताओं से ईएमआई या किस्तों या निर्धारित ब्याज की वसूली, तो ये बीसी के लिए नहीं होता है। ये कथन क्या है आपको गलत में, यही ऑप्शन आपको सही चूज करना है पहला नंबर, कि बैंक उधारकर्ताओं से ईएमआई या किस्तों निर्धारित ब्याज की वसूली, रिकवरी ऑफ ईएमआई या इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट एज शेड्यूल फ्रॉम बैंक बारोवर्स, ये गलत कथन है बैंक कारोबार प्रतिनिधि के लिए, इसलिए आपको यही ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवास ऋण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हाउसिंग लोन्स इज नॉट करेक्ट। तो जो आवास लोन के लिए कथन होते हैं वो कौन से होते हैं, मकान या फ्लैट की खरीद या निर्माण या उन्नयन विस्तार के लिए आवास ऋण दिया जा सकता है। बिल्कुल, होम लोन भी मिलता है, बिजनेस लोन भी मिलता है बैंक की तरफ से। आवास ऋण की राशि में वैकल्पिक रूप से भूमि की लागत और उस पर घर के निर्माण की लागत, फ्लैट और आंतरिक साज सज्जा की लागत को मार्जिन रखकर शामिल किया जाएगा। ये कथन गलत है, बैंक ऐसा नहीं करता, इस हिसाब से ऋण नहीं मिलता है। इसलिए आपको यही क्वेश्चन का ऑप्शन गलत में सेलेक्ट करना है। बाकी आपको सही मिलेंगे। उधारकर्ता का प्रकार एकल या संयुक्त या कारपोरेट हो सकता है। और कहता है प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी जो होते हैं, यदि भूमि या मकान फ्लैट का प्रथम बंधक सामयिक या पंजीकरण उपलब्ध नहीं है तो ऋण को सुरक्षित करने के लिए अन्य चल संपत्ति पर विचार किया जा सकता है। जी हाँ, अगर भूमि बंधक है या कुछ और है तो उसको सुरक्षित करने के लिए दूसरी संपत्ति ली जाएगी, प्रदान किया जाएगा, तभी ऋण प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन का आपको दूसरा नंबर ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि व्यवसाय संपर्की एजेंट निम्नलिखित में से कौन से कार्य कर सकता है। तो जो व्यवसाय संपर्की एजेंट होता है वो कौन सा कार्य करता है, खाता खोलने के लिए फॉर्मों का संग्रहण और उन्हें भरना। नंबर 1 में कहता है खाता खोलने के फॉर्मों का संग्रहण और उन्हें भरना, बिल्कुल सही। नंबर 2 कहता है ऋण आवेदन फॉर्मों का संग्रहण और प्रसंस्करण, ये भी बैंक करता है व्यवसाय संपर्की एजेंट। और तीसरा कहता है छोटी जमा राशियां और आहरणों का संग्रहण और भुगतान, ये भी करता है। चौथा कहता है सुरक्षित जमा लाकर खोलने के फॉर्मों का संग्रहण और उन्हें भरना, ये कार्य व्यवसाय संपर्की एजेंट का नहीं होता है। चौथा नंबर, बाकी 1, 2, 3 होते हैं व्यवसाय संपर्की एजेंट के, चौथा नंबर बैंक का कार्य होता है। इसलिए आपको केवल 1, 2 और 3 ऑप्शन वाला घ नंबर सेलेक्ट करना है उत्तर के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई एक राष्ट्रीय मिशन कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ आरंभ की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रासंगिक है। पीएमजेडीवाई स्कीम ए नेशनल मिशन वाज लॉन्च्ड विद सम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट रिलेवेंट। तो जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उस मिशन के उद्देश्य क्या क्या हैं, उनमें से कौन सा उद्देश्य अधिक प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, उस इनमें से आपको बताना है। तो कह रहा है ऑप्शन ए में केवल समाज के कुछ वर्गों अर्थात कमजोर निम्न आय वर्ग के लिए विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना। कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, रुपए डेबिट कार्ड, बीमा सुरक्षा आदि प्रदान करके वंचित वर्ग के लिए वित्तीय सेवाओं तक सर्वव्यापी पहुंच सुनिश्चित करना। और नंबर तीसरा कह रहा है केवल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी परिवारों को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, रुपए डेबिट कार्ड, बीमा सुविधा आदि प्रदान करना। ये कथन जो क्या है, ये पीएमजेडीवाई का एक प्रमुख उद्देश्य है प्रधानमंत्री जनधन योजना का। इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो इसमें से ग नंबर ही सही ऑप्शन है
कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना खोली गई थी वो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में परिवारों को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता, रुपए डेबिट कार्ड और बीमा सुरक्षा आदि प्रदान करने के उद्देश्य से खोली गई थी। इसलिए इस क्वेश्चन का आपको ग नंबर यानी तीसरा नंबर सेलेक्ट करना है, यही वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डीबीटी, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, बैंक खाते को आधार से जोड़ने के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर इज इफेक्टेड थ्रू बाय लिंकिंग ऑफ बैंक अकाउंट विद आधार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड? पहला कह रहा है एलपीजी सब्सिडी अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान और पात्र सब्सिडी का प्रत्यक्ष जमा ऐसे लाभार्थियों के खाते में संबंधित। Direct credit of LPG subsidy payment under other government schemes and eligible subsidies are effected by the concerned agencies in account of such beneficiary। तो डीबीटी का जो मेन उद्देश्य होता है, कार्य होता है, सही कथन है, यही वाला आपको मिलेगा, एलपीजी वाला। एलपीजी वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है रुपे डेबिट कार्ड एक स्वदेशी घरेलू कार्ड है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो रुपे डेबिट कार्ड होते हैं, रुपे डेबिट कार्ड इज एन इंडिजेनियस डोमेस्टिक कार्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेंट? तो जो रुपये डेबिट कार्ड होता है वो घरेलू स्वदेशी कार्ड माना जाता है। उनमें से सही कथन यही होगा कि एनपीसीआई द्वारा जारी और सभी एटीएम और पोस मशीनों में स्वीकार होता है। ये जो रुपये डेबिट कार्ड होता है वो सभी मशीनों के लिए स्वीकार होता है जो एनपीसीआई द्वारा जारी होती हैं। इशूड बाई एनपीसीआई एंड एक्सेप्टेबल इन ऑल एटीएम्स एंड पोस्ट मशीन, सभी पोस्ट मशीन और एटीएम में ये स्वीकार होता है रुपये डेबिट कार्ड। यही आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम इज नॉट करेक्ट? तो जो सूक्ष्म वित्त वाला ऑप्शन मिलेगा वो खा नंबर, यानी यह सामाजिक और सामूहिक कार्य के संग्रह के लिए महिलाओं और सशक्तिकरण में मदद करता है। यही आपको ऑप्शन गलत में सेलेक्ट करना है। इट हेल्प्स इन एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन थ्रू कलेक्शन ऑफ सोशल एंड कलेक्टिव एक्शन। यह सामाजिक और सामूहिक कार्य के संग्रह के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद करता है। यह सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम के बारे में गलत कथन है। सही कथन आपको यही होंगे कि निम्न आय वर्ग के उद्देश्य उधारकर्ताओं को कम अवधि के छोटी राशि के ऋण दिए जाते हैं। किफ़ायती मूल्य निर्धारण की दृष्टि से ऋण के प्रति अधिक लचीलापन और कम आय वर्ग के उधारकर्ताओं को संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण दिए जाते हैं। ये सही हैं। ये दूसरे नंबर वाला आपको गलत में सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय समावेशन की व्याख्या समाज के वंचित और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित कराने के रूप में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में इस संबंध में अनेक कदम उठाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कदम है? फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इंश्योरिंग डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट अफोर्डेबल कॉस्ट टू disadvantaged and low income groups of society. Large number of steps have been initiated in this regard over past few years. Which one of the following is incorrect? तो जो वित्तीय समावेशन वाला गलत कथन है वो यही है, दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से लाभ उठाना, यही आपको गलत कथन आपको चूज करना है, दूर दराज वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका गलत होगा। अब बाकी ये स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूह, बैंक सहबाध्यता मॉडल का शुभारंभ और भारतीय रिजर्व बैंक वाले, ये सही ऑप्शन है, ये गलत कदम है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई एडमिनिस्टर्स important roles in the economy through various roles in the functions. Which one of the following statements about RBI's role is not correct? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक
की भूमिका होती है उनमें गलत कथन यही होता है कि स्टॉक एक्सचेंज और कमोडिटी एक्सचेंजों पर नियंत्रण, ये आरबीआई का कार्य नहीं होता है स्टॉक एक्सचेंज वाला और कमोडिटी एक्सचेंजों पर नियंत्रण। बाकी धन नियंत्रण, बैंकिंग पर्यवेक्षण और बैंकिंग प्रणाली के अंतिम उधारदाता और भुगतान निपटान प्रणाली सुनिश्चित करना, ये आरबीआई की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए आपको यही तीसरे नंबर का ऑप्शन ग नंबर सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन कहता है सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत या संवाद से, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, ग्राहक शिकायतों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है। इंटरेक्शन विद कस्टमर्स एट स्ट्रक्चर्ड मीट्स हेल्प इन इंडक्टिंग ओकेजन्स ऑफ कस्टमर कंप्लेंट बाई। तो जो सुनियोजित बैठकों में ग्राहकों के साथ बातचीत या संवाद से ग्राहकों के अवसरों को कम करने में सहायता मिलती है, तो वो कथन ये है कि उनमें बैंकिंग सेवाओं की समझ में सुधार लाकर, यानी बैंकिंग सेवाओं की समझ में जब सुधार लाएंगे तभी जो है अवसरों को कम करने में सहायता मिलेगी और बैठकों को क्या करना है, ग्राहकों के अवसरों को कम करने में सहायता इसी ऑप्शन की सहायता से मिलेगी। अगला क्वेश्चन है ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में एक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई और बैंकों द्वारा इसका पालन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन रेस्पेक्ट ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स ए ग्रीवेंस एस्केलेशन सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज ए एंड इज फॉलोड बाय बैंक, व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ग्राहकों की जो शिकायतों के संबंध में एक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है, उसके लिए गलत कथन यही होगा कि यदि शाखा और नियंत्रक कार्यालय शिकायत प्राप्त होने की तारीख से इसे 7 दिन के भीतर समाधान नहीं कर सकते हैं, इसे आगे की कार्रवाई के लिए ग्राहक से अनुभव प्रधान कार्यालय को उनकी टिप्पणियों के साथ भेजना चाहिए। ये आपको चौथा नंबर ही इस क्वेश्चन का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, शाखा वाला, कि ग्राहकों की शिकायतों के संबंध में जो बड़ा ऑप्शन है सबसे नीचे का, इसी को आपको सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये थे IIBF एग्जामिनेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों ये IIBF की जितने भी ये क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको 100% एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से आप पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, आंसरों पर विचार करेंगे। अगर कोई भी त्रुटि हमारे द्वारा बताई गई है तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।